हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केमिकल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो इट्स टाइम फॉर बोर्ड्स और अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटजी से हम लोग बढ़िया नंबर ला पाएंगे टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि होने वाले OMR बेसिस पे 35 मार्क्स के आपके। तो आज के क्लास का हम जो टॉपिक रखेंगे वो रखने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बनेंगे हमारे ग्रुप 15, 16, 17, 18 से पी ब्लॉक। बेसिकली सबसे पहले पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे 4 ग्रुप्स आ जाएंगे 15, 16, 17, 18, जिसमें कि हमारे ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 बड़े हैं। ग्रुप नंबर 15 और 16 काफी बड़े हैं, बिग हैं, ठीक है। और 17, 18 तो हमारे नोबल गैसेज है, ठीक है। तो हमारे फिर भी इजीली हो सकते हैं। 15, 16 में काफी ध्यान देना है, इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर हम शुरू करें पी ब्लॉक को, हमने आप सबसे पहले देख लिया ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ग्रुप नंबर पी ब्लॉक 1 शॉट में कंप्लीट कराने की, नहीं तो 2 पार्ट्स में हो पाएगा ग्रुप नंबर पी ब्लॉक कंप्लीट। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 15 में। ये जो टोटल नंबर ऑफ मैंने पूरा बोर्ड पे लिख रखा है, टोटल नंबर ऑफ चीजें जितनी भी लिख रखी हैं पूरा का पूरा NCERT से लिखा हुआ है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है पी ब्लॉक के चैप्टर की। आप इसे 1 गो में रिवाइज कर जाएं ताकि। शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 सबसे पहले देखेंगे ग्रुप नंबर 15 में आते क्या क्या है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। कौन से आ गए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। अच्छा, फिर इसके बारे में एक आ जाएगी टेबल जो कि आपकी NCERT में दे रखी है पी ब्लॉक के ही पेज नंबर 2 पे। हम देखेंगे पी ब्लॉक के पेज नंबर में क्या आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें क्या क्या याद करके चलना है वो देख लेते हैं। हमें जितने भी हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इसमें हमें याद करने पड़ेगा क्या? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर भी इतनी नहीं, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये नहीं पूछेगा वो सीधा फॉर्मेट में कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमोनी का, बिस्मथ का, या फिर बॉइलिंग पॉइंट इसी तरीके से नहीं पूछेगा वो। ये टेबल हमें कुछ कहती है, कुछ समझाती है, उससे पूछ लेगा कि ये टेबल से रिप्रेजेंटेशन से हम क्या समझ जाएंगे। आप जैसे देखें यहाँ पर जो हमारा है 63, 37 ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आपका हो रहा है इंक्रीज। फिर एकदम से आपको देखने को मिलेगा कि 904 और फिर आपका ये डिक्रीज आ जाता है। कहाँ से? एंटीमोनी से बिस्मथ में ही आपको डिक्रीज मिलता है। ऐसी अगर बात करूं मैं क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, इंक्रीज 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 और यहाँ पर डिक्रीज। बिस्मथ यहाँ पे डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज है। मेन इसमें से मेल्टिंग पॉइंट से अगर इंक्रीजिंग फैक्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका पी ब्लॉक से हो जाएगा। फिर आ जाती है आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किसकी? हमारे पी ब्लॉक की जनरल, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NH2NP3। NH2NP3 इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसी से हमारे क्वेश्चन भी बन जाएगा 1-2 नंबर का, जो कि मैं इस वीडियो के जब आपको थ्योरी हो जाएगी उसके बाद ग्रुप 15 की जब पूरी थ्योरी आ जाएगी उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे डिस्कस। फिर ये हमारे इस ग्रुप 15 के बारे में कुछ की पॉइंट्स हो जाएंगे। रेडिया इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, जो रेडियस होता है वो इंक्रीज डिक्रीज, जो रेडियस है हमारा वो इंक्रीज करेगा डाउन दी ग्रुप। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी डाउन दी ग्रुप। और हमारा जो कॉमन ऑक्सीडाइजेशन, ये थोड़ा यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, इसे थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन इन एलिमेंट्स की होती है 3 + 3 और 5, -3, 3 और 5 होती है। कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज -3, 5 एंड +3। और एक और चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगी, नाइट्रोजन एग्जिबिट्स 1 + 2 + 4 एलिमेंट्स। अच्छा, नाइट्रोजन क्या करता है? 1 + 2 और 3 और 4 को एग्जिबिट करता है। ये हो जाएगा हमारा कुछ एक छोटा सा पार्ट ग्रुप 15 का डिस्कस, ताकि आपको ग्रुप 15 का क्या मिल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए। अब इसी के बारे में ग्रुप 15 को फर्दर हमने कितना पढ़ा उसको देखते हैं। ग्रुप 15 में हमारे पास सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। ग्रुप 15 में सबसे पहले आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, उसके हाइड्रेट के ऊपर, इन सब के हाइड्रेट पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं आपका। फिर इसमें हम पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन के बारे में, डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी डाइनाइट्रोजन की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। 2 रिएक्शन हो जाएगी, एक जिसमें हार्बर रिएक्शन हो जाएगी। फिर हम क्या पढ़ लेंगे, इसमें हम
इसमें फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी पढ़ेंगे। अमोनिया के बारे में HNO3 की फॉर्मेशन होती है 3 रिएक्शन को करके। फिर हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया की किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन होती है। तो इसके शुरू करते हैं। फिर आगे का फिर आ जाएगा आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है वो, स्मॉल इन साइज है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ दिख रहा है आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ से चलता है। किस तरीके से चलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस डायरेक्शन में चलती है। बिटमिस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। स्मॉल साइज हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। यहाँ पे हमारे जो बॉन्ड्स मिलते हैं, जो हमारे बॉन्ड होंगे वो पी पाई बॉन्ड होते हैं। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पर वही पॉसिबल होते हैं नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर क्या नहीं होता बच्चा पार्टी, नाइट्रोजन के अंदर आपको पता है, नाइट्रोजन के अंदर हमारा d ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल ड्यू टू विच p पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन दी नाइट्रोजन। फिर हाई आयोनेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन की हाई आयोनेशन एंथैल्पी होती है। अच्छा, इतनी बात आ जाएगी। फिर हमें नाइट्रोजन के बारे में उसका मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना है, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है। वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन अब इसे यहाँ से समझते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर का, अगर आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क का। 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 मार्क का बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मथ हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट अमंग द हाइड्राइड। जितने भी ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड है, चाहे नाइट्रोजन हाइड्राइड हो, फास्फोरस हाइड्राइड हो, आर्सेनिक हो, एंटीमोनी हो, बिस्मथ, इनमें से किसी का भी हाइड्राइड ले लो, आपको क्या कहते हैं ग्रुप 15 में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट मिलेगा, वो आपको इसके हाइड्राइड का मिलेगा। BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। इन सब के हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज, हाल तो ये पॉइंट मुझे इसके नीचे लेना था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT के अंदर आपका लिखा हुआ है, तो इसे मैंने थोड़ा सा पहले देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमोनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। अच्छा, क्या देखेंगे 195। ये जैसे इस टेबल से आपने कुछ रटा नहीं, कुछ समझा नहीं, लेकिन आपने समझ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम एंटीमोनी टू बिस्मथ। ऐसे ही आपको इसमें भी देखना है हाइड्राइड के केस में क्या है, NH3, PH3, AH3, SB3 और आपका BiH3। अच्छा, BiH3 के बारे में हमको बता दिया। क्या है मेल्टिंग पॉइंट 195, 139, 156, 185। आपको क्या दिखा, पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर एकदम से शूट अप होके इंक्रीज हो गया। ये बहुत अच्छा आपको सिंबलाइज करता है। क्या NH3 पे इंक्रीज है, फिर आपका डिक्रीज हो रहा है, फिर आपका क्या कह रहा है SBH3 पे, मतलब एंटीमोनी हाइड्राइड पे ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये बच्चों आपके कोई काम की चीज नहीं है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे ये भी आपके कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन काम का क्या है सॉरी, काम का आपके ये है जो ये सीरीज लिखवा रखी है, ये है भाई, ये सीरीज याद करने के लिए। NiH3 मतलब नाइट्रोजन का सबसे ऊपर होगा, फिर SBH3 185 उसका, फिर ASH3 156, PiH3। BiH3 होता ही नहीं है, PH3 आपका यहाँ लास्ट में आएगा। फिर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट में BiH3 290, SBH3 254, NH3 238, PH3 क्या आ गया, PH3 हो गया हमारा 185। अब आप देखेंगे PH3 हमेशा आपको हर जगह लास्ट में मिलेगा, जो PiH3 है वो आपको हमेशा लास्ट पोजीशन पे ही मिलेगा। तो ये चीज आपने पढ़ ली टोटल P ब्लॉक के बारे, P ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 के कुछ बारे में। अब इसके बाद जो हम कंटिन्यू में देखेंगे, हम पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, उसकी कुछ रिएक्शंस, और फिर हम देखेंगे हमारा एमोनिया। हाँ, एमोनिया देखेंगे। एमोनिया देखेंगे, एमोनिया की प्रिपरेशन देखेंगे जो कि 3 रिएक्शन से होती है, और एमोनिया की कुछ रिएक्शंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, किसकी, हमारी सारी चीजें जो आगे की ग्रुप नंबर 15 में बची हैं। तो हाँ जी बच्चों, तैयार हैं आप आगे के लिए करने के लिए?
क्या करना है हमें आगे, मैंने बता दिया था, डाई नाइट्रोजन पे फोकस करेंगे, नाइट्रिक एसिड पे फोकस करेंगे, ताकि आपका ग्रुप 15 हो जाए पूरी तरीके से कंप्लीट और हमें आ जाए मजा, भौकाल मचा देंगे, पेपर को फोड़ डालेंगे। क्या हो गया हमारे पास शुरू करने के लिए टॉपिक, डाई नाइट्रोजन टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन क्या हो गया समझ लो, N2 हो गया हमारा डाई नाइट्रोजन। अच्छा, डाई नाइट्रोजन की सबसे पहली बात, डाई नाइट्रोजन में हमें पढ़ना पड़ेगा डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशंस के बारे में। अच्छा, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, बहुत इजी है समझना, देख लेते हैं। डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के हमारे पास 3 तरीके हैं, N2 को प्रिपेयर करने के 3 तरीके हैं, इजीली समझेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है डाई नाइट्रोजन और अमोनिया का फॉर्मेशन और उसकी प्रिपरेशन। अच्छा सॉरी, फॉर्मेशन प्रिपरेशन सेम ही हो गया, कोई नहीं। अब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आप NH4Cl ले लीजिए, उसमें आप NaNO2 डाल दीजिए। हम फिर क्या करेंगे, हमें देखने को मिलेगा जब हमने NH4 NaNO2 को रिएक्ट कराया, साथ में क्या मिला हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले ही मिल गई, फिर हमने H2O निकल गया हमारे पास और NaCl निकल गया। कैसे निकला देख लो, N2 हमारा निकल जाएगा, हमने सबसे पहले N2 को निकाल लिया, फिर H2O कहां से निकला है, 2 यहां से निकला है हमारा, H यहां से निकला है, और NaCl कहां से आया है, Na यहां से आया है और Cl यहां से आया है। इजी हो गई, NH4Cl प्लस NaNO2 गिव्स अस N2, 2N2 4H2O और साथ में हमारा NaCl, बहुत इजी। सेकंड क्या हो जाएगी, हम लोग अमोनियम में NH4 को Cr2O7 का रिएक्ट करा देंगे, अमोनियम को Cr2O7 का रिएक्ट करा देंगे। इसमें भी पहले हमारा डाई नाइट्रोजन बन जाएगा, हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल जाएंगे और यहां पर देखेंगे आप Cr2O3 निकलेगा। क्या निकलेगा, Cr2O3। कैसे, Cr2O7 डाला था, Cr2O3 निकल गया, क्योंकि यहाँ पे इसके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में और क्या पे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इससे हमने ले लिए। क्या करा देखो भैया, Cr2O3 Cr2O3 Cr2O7, यहाँ पे जो इसमें से 3 है वो हमारे O के साथ H2O में जुड़ गए, तो क्या बन गया हमारा NH4 होल टू H2 के साथ हमने रिएक्ट कराया Cr2O7 को, तो क्या बन गया हमारा, N2 निकल गई, H2O निकल गई, Cr2O3 निकल गई। लेकिन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी यहाँ पर, इस रिएक्शन को कराने के लिए ये हीट रिएक्शन है। यहाँ पे हमें हीट, मतलब हमने यहाँ पे डेल्टा दिया है, जब तक आप इस रिएक्शन में हीट नहीं देंगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर ऐसे ही इसे करने के लिए एक और रिएक्शन आ जाएगी, हम लोग क्या देखेंगे, Ba प्लस N3 होल टू H2 में क्या निकल जाएगा, बहुत ही इजी है बच्चा लोग पढ़ना इस चीज को। Ba बेरियम बाहर आ जाएगा प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत टुच्ची सी, बहुत सीधी सी रिएक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 2 है इंपॉर्टेंट, क्योंकि IMP है ये, और हमारी क्योंकि जो रिएक्शन नंबर 1 है वो क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में भी हमारी डाई नाइट्रोजन के टॉपिक में क्लास 10th में भी है, जो एक बड़ी रिएक्शन है। तीसरी और दूसरी तीसरी हमारी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी डाई नाइट्रोजन में, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। Ba प्लस N3 होल टू H2 में डाला, हमने क्या दे दिया, Ba निकल गया और हमारा क्या बाहर आ गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बाहर आ जाएंगे, बहुत आसान। फिर एक और रिएक्शन आ जाएगी हमारे पे, जिसमें हमें याद करना पड़ेगा टेम्परेचर भी, मतलब जो हम हीट दे रहे हैं जिस टेम्परेचर पर, और हमें प्रेशर भी याद करके चलना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, N2 हमें पहले दे रखा है। ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, ये नाइट्रोजन की रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3। NH3 क्या होता है, यही होता है हमारा अमोनिया, नहीं अमोनिया ही होता है हमारा NH3, ठीक है। तो यही हमारी रिएक्शन है, N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3 अमोनिया। कितने टेम्परेचर पर है ये, सबसे इंपॉर्टेंट 773 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर है ये, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, NH3 हो जाएगा। और देखते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन। जो अमोनिया की प्रिपरेशन है वो हम 3 तरीके से कर रहे हैं, 3 तरीके से कर रहे हैं, मतलब करने के और भी तरीके हो सकते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन के, कुछ और मेथड्स भी हो सकते हैं, कुछ और रिएक्शंस भी हो सकती है, पर जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जो एनसीईआरटी में नोटेड है क्लास 12th में, हम उसी को देख के चलेंगे।
जो बेसिक है इसकी क्या कहते हैं रिएक्शन, वो क्या है, यूरिया में अगर आप लोग H2O डाल दें, आप लोग यूरिया में H2O डाल दें तो आपका अमोनिया बन जाएगा। आपने जैसे कि पढ़ा होगा या बायो का कोई स्टूडेंट हो तो आपने इसमें भी जानते होंगे कि पौधों में हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमें अमोनिया प्रोवाइड कराती है पौधे को ग्रो करने में। अमोनिया को डालने का मतलब ही, अमोनिया हम लोग डायरेक्ट नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं यूरिया डाल देते हैं और उसी में हम लोग पानी भी डाल देते हैं क्योंकि पौधे में पानी डालते हैं, उससे क्या होगा हमारा अमोनिया बन जाता है और पौधे को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। कोई बात नहीं, ये हो गई हमारी थोड़ी टॉपिक से हटकर बात, लेकिन काम की बात क्या है, NH2CONH2 हमारा यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 में हम लोग पानी डाल दिया, बहुत इजी, NH2CONH2 में पानी डाल दिया, NH4 निकल जाएगा और साथ में फिर हम लोग उस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे तो हम अपने को क्या देखने को मिलेगा, कोई भी बता दीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा प्रिपरेशन ऑफ NH3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ NH3। हमने कुछ नहीं करा, यूरिया में पानी डाल दिया, क्या बना हमारा प्रोडक्ट NH4 बन जाएगा। फिर हम उस रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाइड रखेंगे, आप उसे को फर्दर चलाते रहिए रिएक्शन को, आपको क्या हो जाएगा, NH3 मिल जाएगा, H2O निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। मेन चीज मुद्दा हमारा NH3 बाहर निकल के आ गया। बच्चों बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमने फिर से लास्ट टाइम बता देता हूं एक और बार, यूरिया में पानी मिला दिया, NH2 में वाटर मिला दिया, NH4 बन जाएगा, NH4 CO3 बन जाएगा। फिर उसी रिएक्शन को हमने और आगे बढ़ाया, हमारा क्या निकल के बन गया, जो हमारा बन गया अमोनिया NH3 H2O प्लस CO2 बाहर आ जाएगी। अच्छा, और इसे निकालने के और क्या वेज हो सकते हैं, अमोनिया बनाने के और क्या वेज हो सकते हैं, हमने NH4 ले लिया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, NH4Cl में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, NH4Cl में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा 2NH3 बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा, CaCl2 बाहर आ जाएगा। बहुत बड़ी कोई रिएक्शन नहीं हुई। हमने क्या डाला, NH4Cl में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, CaOH2, तो उससे क्या बना, NH3 बन गया, दो मॉलिक्यूल्स का, देख लेना हमेशा दोनों में दो मॉलिक्यूल्स का बना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स का हमारा NH3 अमोनिया बन गया, H2O बाहर आ गया, CaCl2 बाहर आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। पर अब आपको पेपर में ये रिएक्शन तो लिखने को आएगी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो रहा है इस बार पेपर। आपको पेपर में क्या आ जाएगा, कुछ भी चीज गायब कर देंगे इसमें से, मतलब आपको रिएक्शन रट के जानी है, पूरी रिएक्शन आपको लिखने को दे रखी होगी उन्होंने, और हमें क्या करना होगा, कुछ भी एक चीज उन्होंने डब्बा बना रखी होगी, मतलब खाली स्पेस, उसका ऑप्शन देख के मरना है। चाहे वो यहाँ पे अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है किसी रिएक्शन में, अल्कोहल फिनोल ईथर में बहुत सारे केमिकल्स वो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, और हमारी जो दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 उसमें बहुत सारे हमारे कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। इन तीरों पे जो लिखा होता है वो आ सकता है, क्योंकि बच्चे ये चीज तो याद कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट है वो तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार तीर का भूल जाते हैं। चाहे वो इसमें यहाँ प्रेशर है, किसी किसी में 9 बार का है, जैसे आपको आके देखने को मिलेगा इस वाली रिएक्शन में 9 बार का प्रेशर है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड की में, या किसी किसी में हमारा 2 बार का प्रेशर है, वो आ सकता है, पूछ ले। और नहीं तो सीधा सच्चा ये पूछ लेगा, भैया यूरिया प्लस वाटर की रिएक्शन है, NH3 बन रहा है, तो आप लोग यूरिया का फॉर्मूला पूछ ले, या यहाँ जो बन रहा है वो पूछ ले। पूछने को वो इस रिएक्शन से बाहर नहीं पूछेगा। फिर आपकी जो एक और रिएक्शन आ जाएगी, हमने क्या करा, NH4 में NH4 में NH4 को हमने रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तो क्या बन गया, हमारा NH3 बन गया। यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स का बना है, कमाल की बात ये है, 2 मॉलिक्यूल्स का NH3 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, NaSO4 निकल जाएगा, Na2SO4 होता है वो निकल जाएगा। ये देखो यहां से हमारा हमेशा बन रहा है H2O, ठीक है, यहां से और यहां से मिलके हमारा H2O बना, NH3 कहां से बना, NH3 भी यहीं से बन गया, और SO4 इसके साथ रिएक्ट होके Na2SO4 बन गया। कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन क्लास 10th में भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्लास 10th में। फिलहाल तो हम क्लास 12th में देख रहे हैं। तो ये 3 रिएक्शन थी अमोनिया की, जो कि आपकी NCERT में नोटेड है, और आप मान के चलिए अभी
कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपके केमिस्ट्री में कम नंबर कहीं नहीं, ये नंबर कहीं जाने नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है कुछ हद तक केमिस्ट्री का। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा टफ भी बन जाता है, इसलिए आपको बता दूंगा मैं। और बात भी हम लोग क्या देखेंगे, अब एक बार फिर से जितना हमने देख लिया ना वो आपको इस चीज से समझ में आ जाएगा। एमोनिया का ये जो स्ट्रक्चर है ये एमोनिया का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है, इतनी बार आपको पता चल गया कि आपको वहां पर स्ट्रक्चर बना के नहीं आना, मतलब आपको इससे स्ट्रक्चर को आपको रटना है, समझना है। और इसमें समझने वाली बात क्या है, 3 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड विद 1 नाइट्रोजन, क्योंकि फॉर्मूला है NH3 का। फिर हमने इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इस एंगल की इंपॉर्टेंस है। ये जो एंगल है दी एंगल बिटवीन, मतलब ये फिगर आ जाएगी बनी हुई, या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाएगा दी एंगल, दी बॉन्ड एंगल बिटवीन दी 2 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन 107.8 कुछ करके एंगल है ये, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में आ जाएगा। तो कुल मिला के हमने हमारा डाई नाइट्रोजन अमोनिया फिनिश कर दिया इस तरीके से। और अब आपकी बात आ जाती है नाइट्रिक एसिड के ऊपर। नाइट्रिक एसिड बहुत आसान है, हमने फॉर्मूला देख लिया, HNO3 होता है। जो नाइट्रिक एसिड है उसकी जो प्रिपरेशन है वो हमने क्लास 10th में देखी, 3 तरीके से होती है। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई, हमने क्या करा, बहुत इजी प्रिपरेशन 3 स्टेप्स में है। ये स्टेप फॉर्मेशन है, और हमने जो इसकी बात दी ये आपकी स्टेप फॉर्मेशन नहीं है, ये 2 तरीके की है। ये हमारी स्टेप फॉर्मेशन रिएक्शन है भैया, इस तरीके का स्टेप फॉलो करके आपको नाइट्रिक एसिड बनेगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम लोग अमोनिया में क्या कर देंगे, हम लोग ये आपको एस तो नहीं लग रहा, मुझे भी एक बार एस लग गया था, ये यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन बनाने के लिए हमने सबसे पहले अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन डाला। क्या करा हमने, अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन, हमने NH3 के अंदर ऑक्सीजन डाला, कैटलिस्ट ले लिया, 500 डिग्री 500 केल्विन का हमने यहाँ पे टेम्परेचर रखा है, मैंने आपको बताया था। और साथ में मैंने आपको यही बताया था कि कुछ हमारी रिएक्शंस में हमारा टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंस देगा। क्या होगी, यहाँ पे हमने 500 केल्विन का हमने टेम्परेचर ले लिया, 9 बार का हमने यहाँ पे प्रेशर ले लिया। फिर हमने इससे हमें क्या देखने को मिला, जब हमने अमोनिया के अंदर पानी मिलाया तो हमारा NO बाहर आ गया और 6 मॉलिक्यूल H2O के बाहर आ गए। फिर हमने यहाँ से NO को उठा के फेंक के मारा सेकेंड रिएक्शन में। NO को बच्चा पार्टी हमने क्या करा बच्चों, हमने NO की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमारा NO2 बन गया, नाइट्रिक डाइऑक्साइड बन गया हमारा। फिर हमने इस NO2 को हमने ले लिया, NO2 को हमने H2O का रिएक्ट करा दिया, HNO3 बन गया, प्लस हमारा NO बाहर आ गया। बहुत इजी हो गई। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा है, हमने NH3 में क्या ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई है, उसने हमारा क्या निकाल के दिया है, हमें NO निकाल के दिया है और साथ में हमारा H2O निकाल के दिया है। फिर हमने NO की रिएक्शन करा दी है ऑक्सीजन के साथ, उसने क्या करा, उसने हमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देके मारी। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या करा, NO2 की रिएक्शन करा दी हमने वाटर के साथ, तो उससे क्या बना, हमारा नाइट्रिक एसिड मिलके बन गया, HNO3 हमारा बन गया है और हमने NO बाहर आ गया। अब इसके बाद इस पूरे को हमें समझने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखा, हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने H ले लिया, यहाँ पे ONOO, यहां पर भी आपको इसे बस समझना है। अगर आपने एक बार भी इसका स्ट्रक्चर देख रखा है नाइट्रिक एसिड का, तो आप फटाक से वहां पेपर में समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को आने के 2 तरीके से आ सकता है कि आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ दे दे वो क्वेश्चन में, और इसमें आपसे पूछ ले ये एंगल का मेजर, ये एंगल का मेजर, या इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड लेंथ पूछ ले। ये पूरा का पूरा जो दोनों स्ट्रक्चर है ये NCERT से मैंने बनाए हैं, तो ये गलत नहीं होंगे। इसमें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है 96 ppm की, यहाँ पर है 140 ppm की, यहाँ पर 121 ppm की। 102 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, 130 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, यहाँ पे 107.8 करके कुछ एंगल दे रखा था। तो यही इससे एंगल से आ सकता है, या सीधा पूछ लेगा व्हेन दी ऑक्सीजन इज जॉइंट विद हाइड्रोजन एंड दी नाइट्रोजन विद बॉन्ड्स, व्हाट इज दी एंगल मेजर बिटवीन देम, तब 102 आ जाएगा। व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम्स आर रिलेटेड विद जॉइंट विद नाइट्रोजन देन द एंगल प्रेजेंट हियर इज 130, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसके बाद आती है आपकी कुछ रिएक्शंस जो कि HNO3 के साथ होती है। 2 रिएक्शन आपकी NCERT में दे रखी है, वो 2 है कॉपर के साथ ही है। क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। कॉपर के साथ जो रिएक्शन है, हमने कॉपर की रिएक्शन कर दी HNO3 के साथ, CuNO3 बन गया, NO बाहर आ गया,
और हमारा हाइड्रोजन क्या है ये हमारा वाटर भी बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही इस रिएक्शन में कुछ नहीं करा हमने, इस सब में इसके हाफ मॉलिक्यूल्स लिए। ज्यादातर आप देखें तो हमने यहाँ पे 4HNO3 ले लिया, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 ले लिए। यहाँ पर इससे क्या चमका, आपको चमकेगा। हमने यहाँ पे जब जैसे ही ये लिया, इसकी रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल नहीं बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CuNO3 बन गया। ऐसे ही यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O बन गए। यहाँ पर जो भैया यहाँ पर गैस इवॉल्व पे आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन वी रिएक्ट Cu प्लस HNO3। तो आपको देखना है कि हमारे पास यहाँ दो गैसेस हैं, एक तो NO गैस है और एक गैस है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको चमकेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो इसी के साथ हमने पूरा का पूरा ग्रुप 15 को करा दिया है डिस्कस। और अब हमारा फर्ज बनता है इस पूरे को डिस्कस कराने के बाद इसके क्या करने का भैया, इसके आपको करने चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन कराएगा, ये मैं कराऊंगा आपको, और कौन कराएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग 4 तरीके से ले लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम 4 तरीके से। एक तो सैंपल पेपर क्वेश्चन, ठीक है, एक आपका PYQs, ठीक है, एक आपका NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक आप लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से, NCERT एग्जाम्पलर। सैंपल पेपर आप किसी का भी ले सकते हैं, चाहे आप दिशा का ले लीजिए, MTG का ले लीजिए, और थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप लोग डीप में जाएं उस क्वेश्चन के, और आपको जो अपना लेवल रखना है वो आपको लेवल हाई रखना है। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप पीटी देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जानी है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन की। क्योंकि ये कह रहा हूं क्योंकि पेपर 1 3 दिसंबर, पेपर 2 6 दिसंबर, इंग्लिश और मैथ्स। आपको पता होना चाहिए ये पेपर आपके टफ बने हैं, अगर बात करी जाए तो टफ बता देते थे। इसलिए हमें पूरी तैयारी करके चलनी है आपको हाई स्कोर करने के लिए। तो इसी के साथ हमने ग्रुप 15 पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ग्रुप 16 में। इसी तरीके से ग्रुप 16 के भी करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे 17 पे। सेम प्रोसेस विल बी क्लासिफाइड एट ग्रुप नंबर 18, जिसके साथ आपको पी ब्लॉक पूरा का पूरा 1 शॉट में हो जाएगा क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, तो बच्चों मैं क्या सोच रहा था ना कि जैसे अभी मैं बोल रहा था कि हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसकी बजाय फिर मेरे मन में ये स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी सोच रहा हूँ कि हम पहले पूरी तरीके से करते हैं पी ब्लॉक को फिनिश, और उसी के साथ जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चंस करना देख लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे MCQ के भी, और थोड़े से असर्शन रीजनिंग के, और कुछ केस बेस्ड अगर बन जाए इस टॉपिक से। बहुत सारे सैंपल पेपर में दो तीन सैंपल पेपर मैंने देखे हैं, उसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो हमारा पी ब्लॉक से केस बेस्ड का ही बन रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं केस बेस्ड का क्वेश्चन आने के फिजिकल से। न्यूमेरिकल पार्ट वाले क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से आपको एक उसका न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। तो चलते हैं हम पी ब्लॉक में, जिसमें कि हमने ग्रुप नंबर 15 को पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसी के हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट तरीके से आपको डिस्कस करने की टेक्निक भी बता दी, उसे समझाने का भी बता दिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 16, जो कि होगा हमारा पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप नंबर 16। सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 को स्टडी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, दूसरा आ जाएगा आपका सल्फर, तीसरा आ जाएगा आपका सीजियम, चौथा आ जाएगा आपका टेरिलियम, फिर आ जाएगा आपका पोलेडियम। इसमें यहाँ पर हमारे भी 5 आ जाते हैं, जैसे हमारे ग्रुप नंबर 15 में आ गए थे 5 एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन सा आ गए, ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम, टेरिलियम, पोलेनियम। ये आपके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ गए ग्रुप नंबर 16 में। अब जैसे हमने ग्रुप नंबर 15 में आपको टेबल के द्वारा स्टडी कराया था ग्रुप नंबर 16 को, उसी के द्वारा कोशिश करूंगा आपको ग्रुप नंबर 16 इसमें ये भी समझाने की। ग्रुप नंबर 16 को समझना बहुत ही आसान रहेगा इस टेबल से। कैसे, मैंने आपको बता दिया, इस टेबल में आपको इन चीजों पर फोकस करना है, लेकिन ये बिल्कुल रटनी नहीं है। ये टेबल आपको कुछ बताती है, कुछ समझाती है, वो समझना है। एनसीईआरटी बुक में पूरी की पूरी टेबल है, आप वहां से लिख सकते हैं इसे अपनी कॉपी में, नहीं तो ये टेबल भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिखकर बनाई है, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी इसमें चेंज नहीं मिलेगा आपको। देखते हैं क्या क्या, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, और एटॉमिक नंबर आपको याद ही होना चाहिए एलिमेंट्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल से आपकी बन जाती है, इसलिए ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समझने का प्रोसेस है जो कि हमें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 गिवन रहती है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16 की। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। आपने एटॉमिक नंबर आपको लर्न होगा, आशा करता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो 3.50, 2.58, 2.55, 2.10, 2.01 एंड 1.76। इससे हमें क्या पता चलता है कि डाउन डी ग्रुप जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? डिक्रीज कर रही है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप लोगों को क्या चीज देखनी है? आपको मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है? 55, 393, 490, 725, 520। आपने देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी चीज को मेल्ट होने का वो इंक्रीज कर रहा है। कहां से? ऑक्सीजन से लेकर टेरेलियम तक 725 तक पहुंच गया 55 से। लेकिन वैसे ही एकदम से डिक्रीज हुआ पोलोनियम में। क्या हुआ? एकदम से डिक्रीज। यहां से यहां तक तो ये इंक्रीज में है बच्चों, फिर एकदम से इसे डिक्रीज हो गया। कहां पे? पोलोनियम में डिक्रीज हो गया। फिर क्या देखते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 90 है हमारा ऑक्सीजन का, 718 है हमारा सल्फर का, फिर आपका सीजियम का है 958, आपके पोलोनियम का हो जाएगा 235 और यहाँ पे टेरिलियम का 1260। लेकिन इसमें क्या आपने फिर से देखा? 90, 718, 958, 1260, 1235। यहाँ पे 1235 मतलब पोलोनियम का बॉइलिंग पॉइंट भी फिर से डिक्रीज हुआ। यहाँ से यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट, उसका भापीकरण जो होता है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, एकदम से फिर डिक्रीज होता है पोलोनियम पे आकर। इससे आपको ये बात समझ आ गई। यही समझना है भैया। क्या आ जाएगा ग्रुप नंबर 16 में? द मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेरिलियम बट इट डिक्रीजेस फ्रॉम वेयर। ऑप्शन दे देगा, इनमें से कुछ ऑप्शन दे देगा, तो वो आपका आ जाएगा पोलोनियम। आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इस पूरे 16 ग्रुप के बारे में कुछ छोटी सी बातें हैं, वो समझा देता हूं। रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप नंबर 15 में भी यही बात थी। रेडियस इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप नंबर 15 में भी यही थी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। +2 +4 +6। वहां क्या थी? वहां थी -3 +3 और +5। आपको याद हो गई होगी, ठीक है। क्या आता है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी हमारी ग्रुप नंबर 15 में। और ग्रुप नंबर 16 में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। इसी के साथ हमने ये पूरी चीजें पढ़ ली। ग्रुप नंबर 16 के बारे में छोटी सी जनरल नॉलेज ले ली। अब ऐसे ही हमने वहां पे हमने देखा था हाइड्राइड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, इनके हाइड्राइड्स के बारे में। ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा हमें इनके हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, H2 का हाइड्राइड क्या होगा? ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा हमारा H2O, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 273, H2S का 188, इसका इससे क्या है 208 और होगा हमारा। यहाँ पर आपने एक चीज गौर करी होगी बच्चों, आपको चमका होगा ये कि टेरिलियम के बाद यहाँ पे पोलोनियम तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पोलोनियम के बारे में भी NCERT में भी गिवन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट उसका नहीं लिया। जबकि जो हमारा वहां पर बिस्मिथ था, बिस्मिथ में हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट लिया था। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हमने बिस्मिथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट ले रखा है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 में पोलोनियम का ना मेल्टिंग पॉइंट बता रखा है NCERT में, ना बॉइलिंग पॉइंट। तो उस चीज से तो आपको डर के चलना ही नहीं है, उससे क्वेश्चन कोई बनना ही नहीं है। क्या बन सकता है? हाइड्रोजन से यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है और फिर इंक्रीज है। यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब H2O पे डिक्रीज हुआ है। H2O पे एक बार इंक्रीजिंग था, फिर यहाँ से H2O के बाद से जो है हो रहा है हाइड्रेट्स, उसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गिरा। ऐसे ही यहाँ पे 273, यहाँ पे 200, 373, 213, 232, 264, यहाँ पे आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा हर बार। मतलब H2O का जो हमारा आ रहा है वो सबसे मैक्स है, यहाँ पे हमारा मैक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक फिर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इससे बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप नंबर 16 में वो किस हाइड्राइड का है? बता दीजिए। ऑक्सीजन के हाइड्राइड का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मतलब समझ में आ रही है ये बात कि जो हाइड्राइड्स होंगे किसी ग्रुप नंबर 16 के जो हाइड्राइड्स होंगे उसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? H2O का, मतलब ऑक्सीजन के हाइड्राइड का होगा। वेरी गुड। चलो
फिर हमने बात करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे डाई नाइट्रोजन के बारे में देखा था, यहाँ पे हमारा फर्ज है डाई ऑक्सीजन के बारे में देखने का। डाई ऑक्सीजन हो गया हमारा O2 हो जाता है, ठीक है, इसे यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डाई ऑक्सीजन के बारे में हम देखें, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन क्या होती है। डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, हमने KClO3 ले लिया है ना, उसमें हमने हीट पास करी और साथ में एक हमने कैटलिस्ट ले लिया जिसका नाम लिख दिया हमने MnO2। अच्छा, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे ले लिया है एक अपना कैटलिस्ट। फिर हमने उसके अंदर KCl, उससे हमारी क्या बना, हमारा जो प्रोडक्ट बना वो हमारा KCl बाहर आ गया, पोटेशियम क्लोराइड बाहर आ गया, और साथ में हमारा ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर आ गए। इस तरीके से हमने ऑक्सीजन की प्राप्ति कर ली डाई ऑक्सीजन की। क्या करा हमने, KClO3 करा, KClO3 को ले लिया हमें एज अ रिएक्टेंट, फिर हमने उसके अंदर हीट पास करी और साथ में हमने MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को ले लिया एज अ कैटलिस्ट। तो उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन के निकला बच्चों, KCl पोटेशियम क्लोराइड बन गया और हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर आ गए। अच्छा, ऐसे ही इसकी कुछ प्रॉपर्टी, डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करने की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ और मेन रिएक्शन हैं जिसे कहते हैं हम थर्मल रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा जो होती हैं। क्या क्या है, हमने AgO मतलब सिल्वर ऑक्साइड ले लिया था और उससे हमारा क्या बन गया, Ag बाहर आ गया, O2 बाहर आ गया जब हमने उसे डेल्टा हीट दिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा, क्योंकि थर्मल मतलब हीट होता है, हीट ही प्रेजेंस में हो रहा है ये सारा काम। क्या करा है हमने, AgO में हमने हीट दे दी तो हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag बाहर आ गए और O2 निकल के बाहर आ जाएगी। ऐसे ही हमने यहाँ पे HGO में भी करा, मरकरी के साथ भी हमने यही करा, मरकरी ऑक्साइड ले ली हमने, उसमें हीट दे के मारी तो क्या बन गया बच्चों हमारा, आपको पता होना चाहिए, मरकरी एटम बाहर निकल जाएगा और साथ में हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसमें वो इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि उसके अंदर एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है। जो हमारी एनसीईआरटी में कैटलिस्ट वाली रिएक्शन होंगी उसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उन्हें रट के जाना है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, आपके आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर हो, चाहे अल्कोहल फिनोल्स ईथर हो जाए, या आपका चैप्टर नंबर 10 हो जाए हेलो एल्केन्स वाला, उसमें आपको जो भी नेम रिएक्शन है और जिसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। ठीक है, क्या देख के चलेंगे हम सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। हमने SO2 की रिएक्शन कर दी ऑक्सीजन के साथ, presence of V2O5. V2O5 is very important because it is used in here also and in the another reactions V2O5 is very important. क्या हुआ है, हमने SO2 की रिएक्शन कर दी O2 के साथ, तो क्या मिल गया हमें बच्चों, हमें मिल जाएगा SO3 गैस बाहर आ जाएगी, SO3 गैस इज लिबरेटेड। वेरी गुड। अच्छा, तो अब एक चीज आ सकती है इसमें, ये पूछ सकता है अगर हमने OMR पे भरना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है MCQ, तो क्या पूछ लेगा SO3 व्हेन V, क्या करते हैं व्हेन V, या चाहिए ऑब्जेक्टिव में की तरीके से केस बेस्ड पूछ ले, पूरी रिएक्शन को केस बेस्ड बना के पूछ ले। हाल तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी कोई ये रिएक्शन नहीं है। क्या हो सकता है, हमने ले लिया यहाँ पर SO2 प्लस O2 की रिएक्शन करने से SO3 आ जाती है, तो पूछ ले SO3 इज लिबरेटेड व्हेन, ये और ये पूछ ले कि व्हेन आर द विच रिएक्टेंट्स आर टेकन टू प्रोड्यूस SO3, या फिर इन दिस रिएक्शन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो V2O5, ठीक है। ऐसे ही एक और रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ HCl की, ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड के साथ हमने HCl और O2 की रिएक्शन करा दी, कैटलिस्ट डाल के CuCl2, तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरीन बाहर आ जाती है और H2O बाहर आ जाता है। वेरी गुड भैया, क्या आ जाती है, क्लोरीन गैस बाहर आ जाती है, लिबरेट हो जाती है, प्लस हमारा H2O भी बाहर आ जाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें भी इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमारा कैटलिस्ट यूज हो रहा है वही आपका इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही जो कुछ रिएक्शंस हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होती हैं, जिसमें कि हमने मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन ले रखी है यहाँ पर HCl के साथ और NaOH के साथ। चलिए देखते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कर दी, ये HCl है, यहाँ पे HCl है प्लस वाटर। Al2O3 की रिएक्शन करी हमने HCl के साथ प्लस वाटर, क्या बना आपका AlH2O होल टू 6 और ब्रैकेट की पावर 3, ठीक है, प्लस आपका 6Cl बाहर आ जाएगा। अच्छा, इतनी बात होने के बाद एक और रिएक्शन है हमारे पास Al2O3 NaOH H2O Na3AlOH की पावर 6, ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ये कुल मिला के आपको रटनी है, ये रटनी है आपको रिएक्शन, ये सीधी सच्ची आ जाएगी। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस एंड एसिड, तो इनमें से कोई भी रिएक्शन आपको लिख के दे देंगे और पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई से भी कुछ भी खाली छोड़ देंगे, चाहे आपको प्रोडक्ट खाली छोड़ दे, चाहे रिएक्टेंट खाली छोड़ दे,
आपको भरना होगा। उसके लिए भी बहुत आसान है भैया, आप लोग उसके लिए भी बहुत आसान है आपके लिए। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव है ना, आप क्या करो, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें उस जगह पे भर के देख लो। एक ही तो खाली छोड़ देगा डब्बा, एक ही तो डब्बा या तो चाहे प्रोडक्ट में किसी चीज को खाली छोड़ देगा या रिएक्टेंट में। आपको क्या करना है, जो आपका मुद्दा आ रहा है, हमारा आंसर हमें नहीं भी पता, चलो हमें पता ही नहीं हो रिएक्शन क्या होती है, आप लोग उस डब्बे में वो चारों में से बारी बारी चारों पुट करके देख लो। अब बैलेंसिंग कर लो, आपको 100% 2 तो उसमें गलत दे रखे होंगे और 2 सही दे रखे होंगे। उन 2 सही में से जब आप उसे बैलेंसिंग करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परफेक्टली ऑल राइट है। ये एक ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। फिर क्या है, ऐसे ही ऑक्सीजन, ओजोन आ जाएगी। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। आपको सबको पता है ओजोन कितनी हमारे लिए प्रीशियस है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें बचाती है सनरेज से, जो रेडियो एक्टिव रेज आती हैं। इसकी फॉर्मेशन कुछ नहीं है, O2 में आपने और ऑक्सीजन डालो, O3 बन जाएगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ध्यान रख के चलना है, डेल्टा H कंडीशन रहेगी, 298 केल्विन होगा इसका टेम्परेचर। अच्छा, हमने पिछली जो थोड़ी देर पहले ही पीछे ही हमने क्या देखे हैं, इतने सबके स्ट्रक्चर्स देखे हैं ग्रुप नंबर 15 में। इसमें हमें स्ट्रक्चर दिखना है ओजोन का। ओजोन का बहुत ही आसान स्ट्रक्चर रहेगा, आप देख लो, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। यहां पर भी वो आपसे अगर पूछना चाहे तो क्या इतना आसान से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा, इसमें से कुछ चीज आपको लुप्त कर देगा, कुछ छुपा देगा, उसे आपको कंप्लीट करनी, चाहे वो डबल बॉन्ड हो जाए। वैसे ये तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि पीछे जो आपने देखा था उसमें ना यहाँ पे एंगल्स भी थे, वो एंगल्स तो आ सकते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सिंपल सा ही हो जाएगा कि क्या पता वो डबल बॉन्ड दे दे। इससे तो आप रट्टा भी लगा लो, यहाँ और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो ऊपर 2 ऑक्सीजन के आ जाएंगे बिंदी, जो हमारा वो होता है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको पूरा ही आपको ग्रुप नंबर 16 में मैंने आपको बताया डाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे किस किस के बारे में। अब हमें जो देखना है उसमें हम लोग एलोट्रॉप्स देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फरस एसिड के, और हम देखेंगे कुछ और भी चीजें। चलिए शुरू करते हैं उसे। तो मैंने क्या कह दिया था, अब हमें शुरू करना है ग्रुप नंबर 16 हमने शुरू कर ही रहे हैं। उसमें हमने क्या शुरू कर दिया, हमने इतनी सारी चीजें आपको बता दी। फिर मैंने आपसे बोला कि सल्फर के बारे में, सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, है ना, हम लोग सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, मोनोसाइक्लिक हेटेरो और रोम्बिक सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, और ऑक्साइड और सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा था आपको कुछ चीज बताने की इम्पोर्टेंट। तो आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है ये आसान भी हो सकता है, और थोड़ा सा जो बच्चे डीप नहीं पढ़ेंगे उनके लिए ये टफ भी हो जाएगा। टफ होने के क्या चांसेस है, आपने अगर एनसीईआरटी थोरोली रीड नहीं करी है तो टफ हो जाएगा। आप रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से आपने पॉइंट बाय पॉइंट लर्न नहीं करी है तो टफ हो जाएगा। लेकिन इजी बनाने के लिए कौन है आपके साथ, इजी बनाने के लिए मैं हूं आपके साथ। चलिए थोड़ा सा आपको बनाते हैं इजी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए और आप लोग अच्छे स्कोर कर पाए। तो जो लाइव में है ना बच्चे, वो अभी लाइव में देखते रहिएगा कि आपसे 2 क्वेश्चन भी यही करा दूंगा मैं। 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा, अगर ये आते हैं ना तो ये गारंटी है ये आ सकता है पेपर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो है बहुत और आसान भी है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में इतना बड़ा बड़ा दे रखा है डायग्राम में बनाकर, बहुत आसान है, लेकिन वो तभी आसान रहेगा जब आपने पढ़ा होगा। तो अभी भी जो लाइव में है अपने साथ एनसीईआरटी खोल के बैठिए और एनसीईआरटी में देखिए, ढूंढिए, और मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए कि इन दोनों का आंसर क्या है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का नेम क्या है। टॉपिक भी आपके सामने है, यहां पे लिख देता हूं टॉपिक का नाम, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, है ना। जो बच्चे लाइव में है वो झटाक देनी है, आप मुझे इसका आंसर बताओ, फटाक देनी बता दो कि सर इसका आंसर, कि भैया इसका आंसर ये बन रहा है, ठीक है। चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दो मुझे, जितने भी बच्चे लाइव में बैठे हैं। अभी मैं देख रहा हूं 12 से 13 बच्चे लाइव है, तो 12 से 13 जरूर के जरूर मुझे बता दो। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। तो चलिए देखते हैं सल्फर एलोट्रॉप्स के बारे में। सल्फर एलोट्रॉप्स में आपके 2 आ जाएंगे, रोम्बिक सल्फर और आपका मोनोसाइक्लिक सल्फर। क्या आ जाएगा, रोम्बिक सल्फर, मोनोसाइक्लिक सल्फर। अब सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनेगी रोम्बिक सल्फर को पढ़ने की। ये दोनों बिल्कुल अपने आपस में अलग नहीं है, इनके कुछ कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, जो आपको इसके द्वारा जो मैंने लिख रखा है इससे आपको समझ में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले रोम्बिक सल्फर की बात बताता हूं, पेन चेंज कर लेते हैं। रोम्बिक सल्फर की अगर मैं बात कर रहा हूं, जो रोम्बिक सल्फर है हमारा वो येलो कलर का होता है।
सबसे पहले रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा सल्फर। जो हमारा रोम्बिक सल्फर है वो हमने बता दी येलो कलर का होता है। साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट है भैया, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है रोम्बिक सल्फर का कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर, दैट इज 385.8 केल्विन। यहां पे वो क्या चालाकी कर देगा, आप मेरी बात समझिए, वो क्या चालाकी कर देगा 8 को, क्योंकि 8 जो है ना बच्चे कम याद रखते हैं, 385 तो याद हो जाता है, 0.8 को वो 6 बना देगा, 4 बना देगा, 5 बना देगा और एक में दे देगा 385.8। अगर उसने पॉइंट में दे दिया तो आपको 8 पॉइंट वाले लगा के आना है। 385 दे दिया फिर तो अप्रोक्सीमेटली क्या रहा है वो आपको आ ही जाएगा, लर्न इतना हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी 2.6 की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपकी 2.06 की है ना, और इसमें कुछ बताने वाली बात खास नहीं है। फिर आ जाता है आपका मोनोसाइक्लिक सल्फर, ये हमारा बीटा सल्फर है। अल्फा बीटा गामा शुरुआत से ही साथ साथ चलते हैं, इसलिए ये होता है बीटा सल्फर। इसमें कोई कलर में चेंज नहीं है, ये भी येलो कलर का था, ये भी येलो कलर का है। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट में हल्का सा डिफरेंस है। वहाँ 385.8 था, यहाँ पर हमारा 393 केल्विन ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ग्रेविटी में है वहाँ पर 2.06 की ग्रेविटी थी, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी है यहाँ पर 1.98 की। तो ये हो गई हमारी दोनों के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये तो इंपॉर्टेंट है, चलो कलर भी आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाए एक बार को, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके ये दोनों डायग्राम्स हैं। ये दोनों डायग्राम्स हैं, ये हमारे रोम्बिक सल्फर को बताते हैं और मोनोसाइक्लिक सल्फर को बताते हैं। ये दोनों आपस में अलग नहीं है, आप इन्हें, ये एलोट्रोप्स हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं 3, ऐसे ये है। इनमें अंदर से कोई भी दिक्कत नहीं है, अंदर से कोई भी इसमें चेन नहीं है, बस हमें स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग होगा, कार्बन का एलोट्रोप है, वो बकमिलिस्टर फुलरीन का बिल्कुल अलग होगा उससे। ऐसे ही इसके पास जो स्ट्रक्चर्स है ना वो डिफरेंट है। तो क्या है, यहाँ पर एक हमारा स्ट्रक्चर होता है S8 रिंग वाला, एक होता है S6 रिंग वाला। S8 रिंग वाले को क्या कहते हैं? क्राउन शेप्ड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यही रहेगा यहाँ पे, निकनेम जैसे मान लो क्राउन शेप्ड, क्राउन शेप्ड। ठीक है, क्या होती है ये क्राउन शेप? यहां पर भी आपको पता है भैया, बहुत आसान है, क्राउन बना दो। और कितने नंबर ऑफ S एटम्स है यहाँ पे? S8 रिंग है ये, ठीक है, S8 की रिंग है। और यहाँ पर भी एंगल इंपॉर्टेंट है, 160 डिग्री का एंगल दो के बीच में, और यहाँ पर 204 ppm की बॉन्ड लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही आ सकता है क्योंकि ड्राइंग तो है ही नहीं, ड्राइंग तो आपके बच्चे है ही नहीं पेपर में, तो इससे आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि पेपर में ये आ जाएगा कि इसकी आप S8 की रिंग बना दो, जो भी होता है हमारे सल्फर एलोट्रोप, वो आपको आना ही नहीं है। आपको एंगल पूछ लेगा, बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा उनके बीच की। फिर आ जाती है आपकी S6 की रिंग। S6 जो रिंग है, S6 से आपको पता चलेगा 6 S लग रहे होंगे, इसमें 6 सल्फर एटम्स लग रहे होंगे। यहाँ पर भी आपको एंगल देखना है, ये थोड़ा सा बच्चों बनाने में दिक्कत है, ये थोड़ा सा इधर को जाना है। 102 डिग्री का एंगल बनेगा, 102.2 डिग्री का। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 205 की। देखना कैसे, कितना सा अंतर है, बस यहाँ पे 205.7 की है, यहाँ पे 204 की है। थोड़ा सा अंतर इसलिए आ गया क्योंकि रिंग जो है वो हमारी यहाँ पर छोटी होगी, है ना, तो इसलिए थोड़ा इनका डिस्टेंस बढ़ गया। थोड़ा सा पीपीएम का अंतर है, 205.7 पीपीएम की बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर हमारी 102.2 डिग्री का एंगल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ग्रुप नंबर 16 के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। ग्रुप नंबर 16 इसके बाद पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ग्रुप नंबर 17 पे। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 16 का लास्ट टॉपिक, जो कि है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन में बच्चों ने अभी तक कितने 12 में से 7 बच्चों ने रिप्लाई करा है बस, औरों को अभी मिला नहीं या फिर वो चले गए। तो चलो कोई नहीं मिला तो कोई नहीं, हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना। तो देखते हैं क्या, फिर से पेन को चेंज कर लेते हैं। क्या है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर? ऑक्साइड ऑफ सल्फर में हमें 4 है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कौन कौन से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में? सबसे पहले तो आपके पास मैंने आपको 2 तो लिखवाई रखी है। कौन कौन से? सल्फरस एसिड हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है H2S3। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है ताकि हमारा O2 आ जाए, ये आधे आधे इसमें से आएंगे ताकि एक और O आ जाए और ये O3 बन जाए, ठीक है। और H2 हो जाएंगे, H और H
2H। बात बहुत क्लियर है आपके साथ, है ना। ऐसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड का सबको पता ही है, कुछ नहीं, एक और हमें यहाँ पे SO4 बनाना है तो 2 यहाँ से आ जाएंगे और 2 फिर यहाँ से टूट के आ जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है क्योंकि, तो हमने क्या करा, कुछ भी नहीं भैया, हमने कुछ भी नहीं करा, डबल बॉन्ड इसी के एक और ऊपर लगा दिया, है ना। सल्फ्यूरस एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हमें बस क्या करना है, ऊपर भी डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। ये बिल्कुल रटने वाली सामान है, आपको रट जाओगे, समझ लो, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आना है। सीधा सच्चा आपसे या तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर आपको एक ड्राइंग बना के दे रखी होगी, इसमें कुछ चीज गायब कर देगा, वो पता नहीं होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहे, यहाँ पे चैट सेक्शन में भी आपसे लिखवाया कि यहाँ पर एनसीईआरटी के सबसे जो बड़े हैं, जिनके आपको सबको नाम भी बड़े लगते होंगे लेकिन बिल्कुल आसान है इनका नाम, क्या है देखते हैं। पहले गिनो, गिन के समझो, इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, मुझे बता दो कोई भी। इसका फॉर्मूला बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी खोलें, है ना, एनसीईआरटी खोलें, एनसीईआरटी में है, आप देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2S, ठीक है, H2 H2SO8, ठीक है, बहुत आसान, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे H2S2O7, बहुत आसान, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं लगी। कैसे गिना हमने, H 1 2 2, S 1 2 2, ऑक्सीजन 1 2, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 4 8, बहुत आसान। ऐसे ही यहां पर, ठीक है, यहां पर H कितने 1 2 2, S कितने 1 2 2, फिर ऐसे ही यहां वाले में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 4, 4 दूनी 6, 6 और 1 7। तो ऐसे करके हमने यहां पर ये भी हो गए। अगर आप इनके नाम आ जाते हैं, सच में चलो नाम आ गए, हमें तो मेन तो ऐसे फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला से ही नाम बन जाता है। नाम आपको देखना है, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी, नहीं तो हम ग्रुप नंबर 17 शुरू कराने से पहले आपको उनका नाम जरूर बताऊंगा। मैं आपसे चाहता हूं आप जरूर चैट सेक्शन में मुझे लिखे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि सारी जो जितनी भी मुझे लोग देख रहे हैं, अभी 12 से 14, अब 17 लोग देख रहे हैं, 17 लोग में से 17 लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या आप इसका नाम ढूंढिए, मुझे चैट सेक्शन में बताइए। ग्रुप नंबर 17 शुरू करने से पहले मैं कोशिश करूंगा आपको इसका आंसर बता दूं। तो बच्चों, मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करी है ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16 को बताने की। ये वीडियो थोड़ी सी हो रही है बड़ी, तो थोड़ी सी देर का ही ग्रुप नंबर 17 और 18 बचा है, उसे मैं कोशिश करता हूं एक और वीडियो बना के शूट करूं, ताकि आपको ना एक बारी में इतनी बड़ी वीडियो ना देखनी पड़े, है ना। मेरा मोटो ही ये है, ताकि आपको एक ही वीडियो इतनी बड़ी ना देखनी पड़े, क्योंकि बड़ी वीडियो जो होती है ना, उसे देखने में थोड़ा आलस आ जाता है बच्चों को कि इतना बड़ा हो गया। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको 15-16 के बारे में A to Z पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज दे दी, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है वो करा दी। तो अब मैंने ये सोचा कि भैया इतनी बड़ी एक वीडियो डालने से अच्छा 2 डाल दो, अपने को वीडियो तो डालनी ही है, आपको बताना तो है ही ग्रुप नंबर 17-18 के बारे में। तो एक नई वीडियो बना के उसमें आपको अपलोड करते हैं उस नई वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए। चाहे तो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की, जिसमें हमें इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मैं सोच रहा था इसमें, क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ग्रुप नंबर 17-18 भी पढ़ाऊं और फिर उसी के आपको 20 से 30 MCQ क्वेश्चन भी कराऊं, जो मैंने आपको बताया 15 होने के बाद ही दिशा से कर लो, है ना। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उससे मेरे 20 से 25 जो बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल छोटे और जो आ सकते हैं उनकी संभावना में, वो जो क्वेश्चन है उन्हें कराने में भी थोड़ा समय लगेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि इस वीडियो को करता हूं यहाँ पे एंड, यहाँ पर लूंगा आपसे अलविदा, और एक नई वीडियो के साथ आपको लेके आता हूँ इसी कंटिन्यूएशन में ग्रुप नंबर 17-18। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहिए। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, पेपर बहुत ही आसान आएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। बस आपको क्या करना है, टॉपिक टू टॉपिक बिल्कुल थ्योरी को रटना है, समझना है और पेपर को फोड़ डालना है, भौकाल ला देना है पेपर में। तो चलिए इसी के साथ देता हूं अपनी वीडियो को एंड। जय हिंद, जय भारत।